Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we discuss The Diary of the Young Girl written by Anne Frank. The Diary of the Young Girl इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोरी जो है वो छोटी बच्ची के मन पर पड़े प्रभाव के बारे में बताती है कि वो उस टाइम पर क्या सोच रही थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एन फ्रैंक जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। एनी फ्रैंक की फैमिली में मार्गोट फ्रैंक उसकी बहन है, ओटो फ्रैंक उसके फादर और एडिथ फ्रैंक उसकी मदर है। डायरी ऑफ द यंग गर्ल एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि एन फ्रैंक ने खुद लिखी थी अपनी ज़िंदगी के बारे में। इस सारी स्टोरी को उसने अपनी डायरी में लिखा था जिसे वो किटी कहकर बुलाती थी, और ये डायरी उसके फादर ओटो फ्रैंक ने उसके 13 बर्थडे पर उसे गिफ्ट दी थी, और उसने एनी फ्रैंक ने खुद ही वो डायरी मांगी थी उनसे। डायरी की शुरुआत में एन फ्रैंक अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखती है कि उसका स्कूल में क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका दिन कैसा गया, उसकी कितनी फ्रेंड्स है, उसको स्कूल में कितने लड़के पसंद आए। ऐसे वो अपने पूरे डेली रूटीन को लिखती है। अब ये जो फ्रैंक फैमिली है, पहले यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में रहती थी, पर जैसे ही वहाँ पर हिटलर का राज हुआ और वो ज्यूस को मारने लगा तो वो नीदरलैंड मूव कर गए, और वहाँ पर ओटो फ्रैंक ने अपना बिजनेस शुरू किया। पर कुछ टाइम बाद जर्मनी ने नीदरलैंड पर हमला कर दिया और इस फ्रैंक फैमिली को छिपना पड़ा। ये सभी लोग, जहाँ पर ओटो फ्रैंक जिस बिल्डिंग में काम करते थे वहाँ पर एक बंकर था, उसमें जाकर छिपे। फ्रैंक फैमिली वहाँ पर अकेली नहीं रहती थी, उनके साथ डैन फैमिली भी रहती थी जिसके अंदर मिस्टर वैन डैन, मिसेस वैन डैन और पीटर रहा करते थे। उन दो फैमिली के अलावा एल्बर्ट डसन नाम का एक आदमी भी उनके साथ रहता था। फिर वो सभी लोग मिलकर उस बंकर में रहने लगे और उन्होंने उसको नाम दिया द एनेक्स। ओटो फ्रैंक के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इन्हें फूड, मेडिसिन और वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते थे और बाहर की न्यूज़ देते थे कि बाहर क्या चल रहा है। ये जो लोग थे रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे और बेट लगाते थे कि क्या आगे होगा उनके साथ। इन सभी चीज़ों का प्रभाव एन पर पड़ता है और उसने इन सभी चीज़ों को अपनी डायरी में लिखा है। डायरी में लिखा था कि उसके फादर और पीटर के फादर और बाकी सभी लोग उस टाइम पर क्या सोच रहे थे। इन बहुत सारी चीज़ों के अलावा एन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी लिखती है कि वो कितनी बोर हो रही है। वो इतना लोनली फील इसलिए करती है क्योंकि उसके मदर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसकी मदर ना ही उससे प्यार करती थी और ना ही उसकी केयर। उसके रिलेशंस अपने फादर ओटो फ्रैंक के साथ ज़्यादा अच्छे थे। मिस्टर वैन डैन और मिसेस वैन डैन और एल्बर्ट डसल, यह तीनों लोग जो है वो एनी फ्रैंक को डांटते रहते थे। एनी फ्रैंक की जो सिस्टर है मार्गोट फ्रैंक, एनी फ्रैंक को लगता है वो बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, पर उसके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं बन पाए थे। उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। अब बात करें पीटर की, तो पहले तो एन फ्रैंक को वो बोरिंग सा लगता था, पर बाद में उनकी ज़्यादा बाउंडिंग जो है वो बनने लग गई। धीरे धीरे एन फ्रैंक और पीटर एक दूसरे के पास आने लगे और उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। पर ओटो फ्रैंक को यह बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो एक दूसरे से प्यार करे। ओटो फ्रैंक के कहने पर एनी फ्रैंक का पीटर की तरफ प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे एन फ्रैंक अब बड़ी होने लगी और उसके फादर ओटो फ्रैंक उससे कहते हैं कि आगे चलकर लोग इस डायरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या बीता। इन बातों का एनी फ्रैंक की लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अपनी डायरी में ऐसी चीज़ें मेंशन की जो रीडर्स को पढ़ने में अच्छी लगे। एन का सपना था कि वो आगे चलकर एक अच्छी राइटर बने और यह डायरी उसका यह सपना पूरा करेगी। इन सब के बावजूद एन एक और चीज़ को मेंशन करती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन है। वो जर्मनी में जन्मी थी पर वो अब एक जर्मन सिटीज़न नहीं है। वो हॉलैंड में रहती है पर यहाँ भी उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जर्मन उन्हें क्यों मारना चाहते हैं और वो छिप क्यों रहे हैं।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यूस को क्यों मारा जा रहा है और इस कहानी को पढ़कर कहीं ना कहीं हम एनी फ्रैंक के साथ कनेक्ट करते हैं। उसकी परेशानियों को हम समझ पाते हैं। कहते हैं कि किसी ने उनके छिपे रहने की खबर नाज़ी सेना को दे दी और नाज़ी सेना उन्हें पकड़कर अपने कैंप में ले गई, जहां उनके साथ बहुत सारे अत्याचार किए गए, उनके कपड़े उतरवा दिए गए, उनके बाल काट दिए गए और उनको कपड़ों की जगह एक थैला या बोरे जो होते हैं वो पहना दिए गए थे और उनके साथ बहुत कठिन काम करवाया जाता था और खाने के लिए बहुत ही कम दिया जाता था। वहाँ पर लोगों को उनके काम के अनुसार बांट दिया गया था और एक खुले मैदान में सभी लोगों को इकट्ठा कर दिया गया था और जगह जगह छोटे छोटे कैंप बनाए गए थे। वहीं पर लोग रहते थे। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, लोगों को उसी कैंप के अंदर रहना पड़ता था। कई सालों तक लोग नहाते नहीं थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर नहाने धोने खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए लोगों के शरीर पर कीड़े पड़ जाते थे। खाने की कमी के कारण और कठिन परिश्रम के कारण एनी फ्रैंक और उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक की मौत हो जाती है और डैन फैमिली में भी कोई नहीं बचता, सभी लोग मर जाते हैं। सिर्फ एक ऑटो फ्रैंक है जो जिंदा रहता है। कुछ समय बाद हिटलर का राज खत्म हो गया और सभी यहूदियों को छोड़ दिया गया, परंतु जब ऑटो फ्रैंक अपनी फैमिली को ढूंढता है तो उसे पता लगता है कि उसकी सारी फैमिली मर चुकी है। ऑटो फ्रैंक वहां जाता है जहां पर वो पहले रहा करता था और अपनी बेटी की लिखी हुई डायरी को लेके आता है और एन के फादर ऑटो फ्रैंक ने उस डायरी को पब्लिश करवाया ताकि वो एन का सपना पूरा कर सके। धीरे धीरे यह डायरी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और डायरी को पढ़कर लोगों को पता चला कि किस तरह जर्मन्स ने ज्यूस पर अत्याचार किए और उसका शिकार एक 13 साल की लड़की हुई। फ्रैंक की डायरी को पब्लिश करवाने के लिए ऑटो फ्रैंक को बहुत प्रयास करने पड़े, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसको पब्लिश करना नहीं चाहता था। एट द लास्ट उन्होंने सबसे पहले इसका पब्लिश जो है न्यूज़पेपर में करवाया और वहाँ से फिर ये बुक्स में छपने लगी और लोगों को यह बहुत अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे जो है अभी यह 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखी गई है और इसको अवार्ड भी मिला है। तो ये थी द डायरी ऑफ द यंग गर्ल एनी फ्रैंक की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।